कोरोना के बाद जारी तेज आर्थिक रिकवरी ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जोश भर दिया है। पिछले साल औंधे मुंह लुढ़कने के बाद इस साल ये सेक्टर प्री कोविड स्तर से आगे निकलने को तैयार है। ऐसे में अगर सरकार अपनी नीतियों के जरिए रेस्टोरेंट उद्योग की मदद करती है तो फिर ये लाखों नए रोजगार भी पैदा कर सकता है। कोरोना काल में आर्थिक रिकवरी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आर्थिक रिकवरी तेज हो गई या सुस्त हो गई, ये भी कई बार आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। आखिर क्या है ये आर्थिक रिकवरी और कैसे ये वाकई तेज हुई है, इसकी मिसाल को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जरिए समझते हैं। कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है। इस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है। 5 लाख सदस्यों वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का दावा है कि 2020-21 में फूड सर्विस इंडस्ट्री में 53% की भारी भरकम गिरावट आई थी। इस गिरावट के असर से 25% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गए थे। इसके साथ ही 24 लाख लोगों की नौकरियां भी कोरोना काल की भेंट चढ़ गई थीं। NRAI का दावा है कि भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 से फूड सर्विस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस नुकसान के बाद कैसे आर्थिक रिकवरी का जादू इस सेक्टर पर चला है, आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ये समझते हैं। दरअसल 2019-20 में देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का आकार 4.2 लाख करोड़ रुपए था। 2020-21 में 53% की गिरावट आने से इस इंडस्ट्री का साइज घटकर 2 लाख करोड़ रुपए रह गया था। लेकिन हालात सामान्य होते ही रेस्टोरेंट उद्योग फिर से पटरी पर लौटने लगा है और NRAI के मुताबिक भारत की इंडस्ट्री का आकार अब बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। यानी प्री कोविड साल 2019-20 के मुकाबले भी ये सेक्टर 10% बढ़ने को तैयार है। सेक्टर का साइज बढ़ने का सीधा मतलब है कि इसकी वर्कफोर्स मौजूदा 73 लाख से ज्यादा हो जाएगी, जिससे काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस तेजी का असर नजर आने लगा है क्योंकि कुशमैन एवं वेकफील्ड की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि अब देश में रिटेल स्पेस की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका काफी हिस्सा रेस्टोरेंट्स ले रहे हैं। NRAI का कहना है कि इस सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और आर्थिक रिकवरी में इसका योगदान बढ़ाने के लिए सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। आदित्य के राणा, आज तक। फेस्टिव सीजन के दौरान देश के कई राज्यों के अलग अलग शहरों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने और मास्क ना लगाने जैसी लापरवाही इन मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े नए मामले मिलने से भी हालात बिगड़ने का डर है। बीते करीब 2 महीनों से दुनिया के ज्यादातर देशों से कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, लेकिन पिछले चंद दिनों से अचानक कोविड-19 के केसों की तादाद बढ़ने लगी है। बढ़ते केस के बीच कोरोना के नए वेरिएंट्स के सामने आना ज्यादा चिंता की वजह है। चीन के लांगझू शहर में संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट AY42 के मामले भारत में भी मिलने से हलचल बढ़ गई है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कुछ स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। अब तक इस स्टडीज के आधार पर कोरोना के इस नए रूप को बेहद खतरनाक करार दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इस नए वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसे ह्यूमन सेल्स में आसानी से एंट्री करने में मदद करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत में इस नए वेरिएंट के मामले 0.1% से भी कम है। हमारे लिए डर की बात है क्योंकि कोविड अभी
कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भीड़ बढ़ रही है उससे एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हम तीसरी लहर को दस्तक की तरफ से दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट R1 ने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। इस वेरिएंट की अब तक की चाल से इसके काफी संक्रामक होने की आशंका है। अब तक की स्टडीज में वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये शरीर में वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को आसानी से मात दे सकता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान लोगों को बेहद सतर्कता दिखाने की जरूरत है। खासकर जिस तरह से दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़े हैं, उससे फेस्टिव सीजन के दौरान देश के बाकी हिस्सों में भी संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अली शेर उर्फ डॉक्टर को एसआईटी ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मड़ियाव इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। बदमाशों और पुलिस के बीच कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों में मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अली शेर भाई शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई। शेर अली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 22 सितंबर को रांची में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या के बाद से वो फरार चल रहा था। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात की। राकेश अस्थाना ने आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों पर कहा कि पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ा रही है। होटल लॉज की तलाशी ली जा रही है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तंसीम हैदर ने। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। उनसे बात करेंगे। राकेश जी, पहला सवाल हमारा है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को लेके त्योहार आ रहे हैं, इसके लिए दिल्ली पुलिस किस तरह तैयार है? क्योंकि अक्सर टेरर थ्रेट, इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, कुछ टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं हाल ही में। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पिछले 1.5-2 महीने से तैयारी कर रही है, ताकि जो जनता है वो बहुत उत्साह से और खुशी के माहौल में त्यौहार मनाए। चूँकि बाज़ारों में और सड़कों पे भीड़ ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए सड़क पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा रहे, खास करके पीक आवर्स में ये इंश्योर किया गया है। सीनियर अधिकारियों को भी कहा गया है कि पीक आवर्स में वो पेट्रोलिंग खुद भी करें और सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनको सुपरवाइज करें। जो मॉक ड्रिल्स हैं, जो एंटी टेरर मेजर्स हैं, तमाम डिप्लॉय किए गए हैं और रेगुलरली हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं, ताकि जो थ्रेट्स दिल्ली को हैं उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। महिला सुरक्षा की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके भी दिल्ली का नाम आता है। हाल ही में आपने कई उपाय किए हैं जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाले क्राइम कम किए जा सके, उसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या वीकर सेक्शंस हैं, उनके विरुद्ध जो क्राइम होते हैं उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ अटेंड किया जाए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं। क्राइम रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली किया जाए, आरोपी को पकड़ा जाए और ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा जाए तो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराने की कोशिश की जाए। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो अपना सेटअप है हर एक पुलिस स्टेशन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस काम को करता है। और कहीं भी कोई अड़चन आती है तो सीनियर अधिकारी हमेशा मौजूद हैं, उनको अगर इस तरह का सूचना मिलती है तो वो भी इंटरवीन करके उसको स्मूथली कराने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 9 महिला SHO, 6 DCP, क्या इसी क्राइम को रोकने के लिए एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है? देखिए, ऐसा है, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है और ख़ास करके जब आप सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, पुलिस फोर्स में है, तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप मेल या फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं होते हैं। और जो अभी पोस्टिंग्स हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में या पुलिस स्टेशंस में, वो उनकी महिला ऑफिसर्स जो भी हैं उनकी कॉम्पिटेंस है तभी दी गई है। और ये भी विश्वास है कि वो पुरुष जो साथी हैं उनके साथ काम कर सकती हैं, उनसे अच्छा काम कर सकती है,
तो कोई भेदभाव वाली बात नहीं है. दे आर ऑल्सो गुड ऑफिसर्स एंड दे विल डेफिनेटली डिलीवर. आज के दौर का पूरे दुनिया में देखें, हिंदुस्तान में देखें, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो साइबर क्राइम को लेकर है. उसके लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? साइबर क्राइम का जहाँ तक सवाल है, ये हर एक व्यक्ति जानता है कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट का खूब उपयोग होता है, तो साइबर क्राइम डेफिनेटली बढ़ेगा, साइबर फ्रॉड्स बढ़ेंगे, दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ नेट पे जो होती हैं वो बढ़ेंगी. तो हमारी जो यूनिट साइपैड की है वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वेल इक्विप्ड है. और जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे अभी एक नई रणनीति के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हम लोग खोल रहे हैं. थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन हो जाएगा. उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट DCPs हैं उनके कंट्रोल में ये डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस ऑपरेट करेंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फरियाद है वहाँ पे हैंडल हो सके, और वो कनेक्टेड रहेंगे साइपैड से, ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस में मदद चाहिए एक्सपीडिशियसली वो मिल सके. दिल्ली में ड्रग्स कंट्रोल के लिए या नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अलग से एक पूरा का पूरा विभाग है. दिल्ली पुलिस उसमें इस ऐसे क्राइम को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है? सभी थानों को, सभी सीनियर ऑफिसर्स को बहुत साफ निर्देश दिए गए हैं कि ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है पूरे शहर में, इस पे एक अभियान चला के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, सिंडिकेट्स हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो हमें करनी है कड़े से कड़ी वो हम करें. पिट NDPS एक्ट है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, उसका भरपूर उपयोग किया जाए. और हर हालत में ये जो नेक्सस है ड्रग पेडलर्स का सिंडिकेट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, उसको तोड़ा जाए, ताकि जो जनता है उसमें ये दूषण ख़त्म हो सके. तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स टाइम में आप देखेंगे कि ये एक कंसर्टेड कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग का रिजल्ट्स क्या है वो पता चलना शुरू हो जाएगा. हाल ही में हमने दिल्ली में देखी कई गैंगवार हुई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी सामने आ रहे थे. पिछले 3-4 महीने के पहले से भी हम देख रहे हैं सड़क पे शूट आउट्स हुए बहुत सारे. इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है? हाल ही में स्पेशल सेल को भी पुनर्गठित करने की कोशिश की गई. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स, गैंग वॉर्स, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स इसके लिए हैं इन प्लेस. स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, इवन पुलिस स्टेशंस में भी जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, सभी को ये निर्देश है कि किसी भी कीमत पे शहर के अंदर गैंग वॉर, गैंगस्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको चलने नहीं दिया जाए. और जितने भी गैंगस्टर्स हैं, उनके गैंग मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हमें करनी है हम कर रहे हैं. 80% से ज़्यादा लोग जेल के अंदर बंद हैं. उनके कुछ लोग बाहर घूमते हैं जिनके थ्रू ये लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं. उनका भी कंटिन्यूसली रेड करके, केसेस करके उनकी भी पकड़ धकड़ की जा रही है. और हम अवेयर हैं उनके मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर, और उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी है, वो हम करेंगे. आखिरी सवाल, अभी हाल ही में कुछ किसान नेताओं ने ये सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने हमने रास्ता नहीं बंद किया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है. इस पे दिल्ली पुलिस का क्या पक्ष? मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है. जो भूतकाल में आंदोलन हुआ था और जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा था, तब ये बैरिकेडिंग की गई थी. और उसके बाद सड़क के ऊपर दूसरी तरफ भी टेंट्स लगा के रोड ब्लॉक की हुई है. दिल्ली पुलिस हमें सतत जो किसान आंदोलन में नेता हैं उनके साथ संपर्क में है. और जहाँ तक रोड ओपनिंग का सवाल है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सहूलियत हो लोगों को ट्रैफिक के लिए, तो ये बॉर्डर्स खोले जाएं. और नज़दीक के भविष्य में आप देखेंगे कि ये वाहनों के आवागमन के लिए समुचित व्यवस्था दिल्ली पुलिस करेगी.
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अस्थाना जी ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, सब हमें ये भी बताया कि आखिर क्राइम को, क्रिमिनल्स को दिल्ली में किस तरह लगाम लगाई जाएगी, काबू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी कही कि कोशिश की जाएगी जो रास्ता बंद है उसे खोल दिया जाए। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन केस में गवाह गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है, कई दिनों से फरार चल रहा था और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है गोसावी को। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले को लेकर केपी गोसावी एक अहम किरदार था इस पूरे केस में। आर्यन केस में गवाह पी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुणे पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि गोसावी ने सरेंडर नहीं किया है, उसे पुणे पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर गिरफ्तार किया है। तो कई संगीन आरोप गोसावी पर लगाए गए थे। किरण गोसावी पर कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर लाखों की ठगी करने के मामले भी दर्ज थे। और साथ ही आपको बता दें कि इस केस के बाद अब गोसावी के खिलाफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी और कई आरोप में दर्ज मामलों की कुल संख्या 4 हो गई है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केपी गोसावी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। केपी गोसावी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे से हुई है। गोसावी पर पुणे में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। तो कई दिनों से गोसावी गिरफ्तार चल रहा था और हाल फिलहाल इस पूरे मामले में एक अहम किरदार वो हो गया था और कई तस्वीरों में उसे देखा गया है और साथ ही उसने कई बड़े आरोप, कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में किए, जिसके बाद एक नया मोड़ आर्यन केस में आ गया था। आर्यन केस में गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साहिल जोशी जुड़ गए हैं मेरे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। साहिल, ये एक बड़ी खबर, आर्यन केस में गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जानकारी यह है कि किरण गोसावी कल जो पुणे में थे और पुणे में जहाँ आपको याद होगा कि आज तक से बात करते समय एक बार फिर उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को सरेंडर करने आया, लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं उन्होंने अपना ये चेंज किया और कहा कि मुझे उन्हें बुलाया गया है जो एनसीबी की विजिलेंस की टीम जो मुंबई आई हुई है समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करने के लिए, विजिलेंस जांच करने के लिए, उनके पास मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुंबई जाऊंगा और उसके बाद फिर फराज खाना पुलिस स्टेशन पुणे में जो है वहां पर अपने आप को पेश करूंगा। लेकिन पुणे पुलिस ने उससे पहले ही उनको दबोच लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उनका इंटरोगेशन चल रहा है और उसके बाद उनको फराज खाना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। पुणे की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने ये गिरफ्तारी की है। पुणे क्राइम ब्रांच ने किरण गोसावी को पुणे में ही वहां पर पकड़ लिया। वो उन पर नजर रखे हुए थे क्योंकि किरण गोसावी ने 2 बार ये कहा था कि मैं फराज खाना पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर सकता हूं। दरअसल इनके खिलाफ एक 2-3 साल पुराना मामला था, फंसाने का मामला था, लोगों को झांसा देने का मामला था कि विदेश लेकर जाकर नौकरी देने का वादा करके मुकर जाने का मामला उनके खिलाफ वहां पर रजिस्टर किया गया था और वो उनको एब्सकॉन्डर दिखाया गया था। इस केस में जब उनका नाम सामने आया एनसीबी के केस में, उसके बाद पुणे पुलिस ने दोबारा उनका सर्च वहां पर शुरू किया था मामला दर्ज करके। तो आखिरकार किरण गोसावी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पहले उनको फराज खाना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। साहिल, एक और चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे कि आर्यन खान के केस में ये गिरफ्तारी कितनी अहम हो जाती है? देखिए, आर्यन खान के केस में ये गिरफ्तारी काफी अहम हो जाती है इस लिहाज से क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा कि एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जो मुंबई आए हुए हैं, उन्होंने वानखेड़े की पूछताछ के बाद में मीडिया से बात करते समय ये कहा था कि हम किरण गोसावी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 लोगों से हम इस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। ठीक है साहिल, आपके पास दोबारा आएंगे।